हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम डिसऑर्डर, सब्जेक्ट AHN, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग वॉल्यूम 1, BSc नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर। अगर मैं बात करूँ AHN बुक की तो हम डिस्कस कर रहे हैं EMMESS पब्लिकेशन से। इसमें AHN सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे से मेंशन है, आप इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं। बुक PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और उसमें ईजिली हर एक चीज़ मेंशन है, आप उसे अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट हो इस यूनिट से रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। ये यूनिट आपके इम्पॉर्टेंट यूनिट में से एक है। इस यूनिट से एक क्वेश्चन आना यूनिवर्सिटी एग्जाम में कंफर्म है। अगर आपने लास्ट ईयर के यूनिवर्सिटी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर देखा होगा अटल यूनिवर्सिटी का, उसमें 15 मार्क्स का क्वेश्चन था कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से। उसमें भी क्वेश्चन आपका आया था कंजस्टिव कार्डियक फेलियर और आप उसी को कहते हो कंजस्टिव हार्ट फेलियर। सो वो आपका क्वेश्चन आया था 15 मार्क्स में। ये यूनिट इंपॉर्टेंट है, सो उसको आपको अच्छे से पढ़नी है। और जो अगर आप देखोगे बुक में तो सबसे ज़्यादा यूनिट या फिर सबसे ज़्यादा पेजेस इस यूनिट में ही आपको मिलेंगे। सो इस यूनिट के मैं आपके साथ शॉर्ट नोट्स में डिस्कस करूँगी और इस यूनिट को वैसे डिस्कस करेंगे जैसे आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सेम एज ये सारा कंटेंट आपके सिलेबस में है जो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को पढ़ना है। सिलेबस में आपके वस्कुलर सिस्टम्स के डिसऑर्डर्स आते हैं जिसमें से हम लोग हाइपरटेंशन, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस को पढ़ेंगे। फिर कोरोनरी आर्टरी के डिजीज़ आते हैं जिसमें से हम लोग आर्टेरियोस्क्लेरोसिस को पढ़ेंगे, एंजाइना पेक्टोरिस को पढ़ेंगे और MI को पढ़ेंगे। रूमेटिक हार्ट डिजीज़ आती है जिसमें हम लोग पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस और कार्डियोमायोपैथीज़ को पढ़ेंगे। फिर आपका आता है कंजस्टिव हार्ट फेलियर। उसके बाद में आपका आता है पल्मोनल, ये आपके शॉर्ट में क्वेश्चन आ सकते हैं। पल्मोनरी एडिमा पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट, ये आपका वेरी शॉर्ट्स के लिए क्वेश्चन है। मेन आपका लॉन्ग इससे बन सकता है एंजाइना पेक्टोरिस, MI, CCF जो हमारे लास्ट में आया था दैट इज़ कंजस्टिव कार्डियक फेलियर, और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, हाइपरटेंशन। सो ये 5 डिजीजेज हैं जो आपको बहुत अच्छे से करनी है इस यूनिट में, क्योंकि इससे ये लॉन्ग बन सकता है। शॉर्ट में आपको कुछ भी आ सकता है, वेरी शॉर्ट में आपको कुछ भी आ सकता है। इस यूनिट में आपका सिर्फ एक डायग्राम रहेगा, डायग्राम ऑफ हार्ट रहेगा। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट डायग्राम रहता है। अगर मैं अपनी बताऊँ तो मैंने इसकी प्रैक्टिस 3 से 4 बार करी थी और एग्ज़ाम से सिर्फ एक दिन पहले करी थी। एग्ज़ाम से एक दिन पहले जब मैं सारे डायग्राम बना रही थी तो मेरा हार्ट का डायग्राम बन ही नहीं रहा था। फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च करा ट्रिक के लिए, उसके बाद में 2 से 3 शॉर्ट वीडियोज़ के बाद में फिर मैंने हार्ट के ट्रिक्स देखी कि कैसे उसको बनाते, फिर मैंने बनाया, प्रैक्टिस करा। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी एग्जाम में जब मैंने 15 मार्क्स का क्वेश्चन देखा यूनिट हार्ट से तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि जितनी भी प्रैक्टिस करो एग्ज़ाम से एक दिन पहले और वो चीज़ एग्ज़ाम में आ जाती है उसका अलग सुकून होता है, राइट। तो फिर बहुत अच्छे से डायग्राम बन गया था और डायग्राम को पेज मैनेज करना होता है तो इतने से स्पेस में अच्छे से डायग्राम बनाना, लेबलिंग करना, ये भी एक टैलेंट था। तो उसकी प्रैक्टिस करके गए थे तो अच्छे से हो गया। इसीलिए आपको हर एक चीज़ की प्रैक्टिस करनी है अपने एग्ज़ाम से पहले। अगर आप पहले से कर रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो एक दिन पहले एक चीज़ तो ज़रूर कर लो। मैंने सारे डायग्राम की प्रैक्टिस कर रखी थी और बाकी सारे डायग्राम इट इज़ ईजी, आई नो, बट जो हार्ट का डायग्राम था वो मेरे लिए कॉम्प्लेक्स था क्योंकि मैं हार्ट के डायग्राम बहुत ही कम अच्छे बना पाती हूँ। तो फिर उसके लिए मुझे प्रैक्टिस करनी थी, इसलिए मैंने एग्ज़ाम से एक दिन पहले उसको रखा था। तो इस तरीके से आपका भी शेड्यूल होना चाहिए कि एग्ज़ाम से पहले कौन सी चीज़ है जो आपको मीन करनी है, एग्ज़ाम से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, तो इसका शेड्यूल आपको पहले से प्रिपेयर करके रखना होता है। वैसे तो पार्ट 1 वीडियो में, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे MI डिसीज़ को, दैट इज़ मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। पार्ट 2 वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एंजाइना पेक्टोरिस और आपके कंजस्टिव कार्डियक फेलियर को। पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे हम लोग आर्टेरियोस्क्लेरोसिस और हाइपरटेंशन को। सो पार्ट 4 में जो भी आपके रेस्ट ओवर टॉपिक्स रह जाएंगे हम उनको डिस्कस करेंगे, जो भी आपके शॉर्ट में प्रिपेयर आ सकते हैं या फिर जो आपके वेरी शॉर्ट में आ सकते हैं, जो आपसे वाइवा में पूछ सकते हैं, तो हम उनको डिस्कस करेंगे। वैसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आई नो बहुत ज़्यादा बड़ा है और इसका कंटेंट भी एग्जाम में ज़्यादा आता है। इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और आपको हर एक डिजीज़ को वैसे पढ़ाएंगे जैसे आपके एग्जाम पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है। सो आप अच्छे से पढ़िए और आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आप कंटेंट पे मत रखना कि कंटेंट इतना छोटा मैं आपके साथ क्यों प्रेजेंट कर रही हूँ, ये कंटेंट सफिशिएंट है या नहीं। मैं आपके साथ सीरियसली ये बात बोल रही हूँ, कंटेंट सफिशिएंट है, बस फ़र्क इतना है कंटेंट बुक में बहुत ज़्यादा ब्रॉड करके दे रखा है, बस उसी कंटेंट को हम आपके साथ कंसाइज वे में शेयर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, let us start our video.
अगर आपने बुक में देखा होगा अपनी यूनिट या फिर आपने कोई भी एक टॉपिक को, तो वो कितना ज़्यादा ब्रॉड में दे रखा है ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, वो अगर ज़्यादा ब्रॉड में दे रखा है तो समझ में नहीं आता क्या चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कैसे पढ़ना है, कैसे उसको प्रेजेंट करना है। बट इस तरीके से अगर आपको एकदम शॉर्ट नोट मिल जाए कि आपको बस इतना कंटेंट पढ़ना और आपके एक डिजीज़ कंप्लीट हो जाएगी, सो दिस इज़ टू कन्वीनियंट, राइट। तो येस, हम स्टार्ट करते हैं हमारे MI को। अब मैं पेज वेस्ट नहीं करती, जो हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम हुए थे उसी के पीछे मैंने अपना शॉर्ट नोट प्रिपेयर करा है। सो इसी तरीके से जो आपको क्वेश्चन पेपर मिल रहा है ना, तो उसको फेंका मत करो, अपने बुक्स में रखा करो। इससे आपके एक साथ 2 काम होंगे। एटलीस्ट आपका एक पीछे साइड नोट्स प्रिपेयर हो जाएगा, जो आगे का पेज रहेगा वो भी सेफ रहेगा आपके जूनियर के लिए। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारे डिजीज़ MI को। तो सबसे पहले MI है क्या? मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। इन्फ्रैक्शन का मतलब होता है ब्लॉकेज हो जाना ब्लड वेसल्स में, जिसकी वजह से ब्लड और ऑक्सीजन आगे नहीं सप्लाई हो पा रही है। मतलब कि मायोकार्डियल जो मसल्स होती हैं, जो लेयर्स होती है आपके हार्ट में जो प्रेजेंट होती है, उसमें आपका ब्लड और ऑक्सीजन नहीं सप्लाई होगा, उसकी वजह से आपके बॉडी में डेवलप होगा MI। फिर अगर मैं बात करूँ MI की डेफिनेशन की, इट इज़ डिफाइंड एज इश्मीया और इन्फ्रैक्शन ऑफ मायोकार्डियल सेल एंड टिश्यू। इश्मीया का मतलब क्या होता है? सिंपल सा मतलब यही होता है कि आपकी जो ब्लड वेसल्स है वो डेथ हो रही हैं, जिसकी वजह से ब्लड और ऑक्सीजन आगे सप्लाई नहीं हो पा रहा है। अब हम बात करते हैं इसकी यूटियोलॉजी, मतलब कि इसके कॉजेज़ की। तो ये एंजाइना पेक्टोरिस की वजह से होता है। क्यों? एंजाइना पेक्टोरिस में भी अगर आपने ध्यान दिया होगा, वैसे अभी हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे डिटेल में, तो वो एकदम आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे एंजाइना पेक्टोरिस में कॉमन क्या है कि वो थ्रोम्बोसिस, एबोलिस और हेमरेज की वजह से होता है। फिर आपको मैं बात करूँ एंजाइना पेक्टोरिस के, तो उसमें आपको सीवियर चेस्ट पेन भी मिलता है, और उसके बाद में आपका फ्लूइड एक्यूमुलेशन होता है आपके पल्मोनरी, मतलब कि आपके लंग्स में और अदर बॉडीज़ में, अदर बॉडी टिश्यूज़ में। फिर आपका सेकेंड पॉइंट आता है कॉजेज़ में, दैट इज़ कोरोनरी एम्बोलिज्म। कोरोनरी एम्बोलिज्म इसलिए अगर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से आगे नहीं पहुंच पाएगा, तो वहाँ पे डेथ हो जाएगी, और डेथ होने की वजह से ही आप कहेंगे कि MI आपकी बॉडी में डेवलप हो गया। फिर आता है थ्रोम्बस। अगर कोरोनरी में थ्रोम्बस है, तो अगर मैं आपसे कहूँ एम्बोलिस और थ्रोम्बस में डिफरेंस है, तो आपको पता होना चाहिए कि एम्बोलिस और थ्रोम्बस में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल का ये पिक्चर प्रेफर कर सकते हैं, इसमें डिटेल में मेंशन है एम्बोलिस एंड थ्रोम्बोसिस, वैसे पता होना चाहिए। फिर आपका आता है अनीमिया। अनीमिया का मतलब क्या होता है? जब डिफिशियंसी ऑफ ब्लड, आपकी बॉडी में डिफिशियंसी है ब्लड की, जब ब्लड ही नहीं प्रेजेंस है, तो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो सकता है। फिर है वेसोस्पाज्म। वेसोस्पाज्म का मतलब क्या होता है? आपकी नैरो हो गई ये आपकी कोरोनरी आर्टरी। पहले कोरोनरी आर्टरी इतनी थी तो अच्छे से ब्लड फ्लो कर रहा था, लेकिन अब कोरोनरी आर्टरी इतनी सी हो गई तो अब ब्लड फ्लो नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से आगे के जितने भी आपके मायोकार्डियल टिश्यूज़ हैं उसमें नहीं पहुंच पाएगा ब्लड एंड ऑक्सीजन बोथ, क्योंकि ब्लड में आपकी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाइंड करते हैं, तो इनडायरेक्टली अगर ब्लड नहीं पहुँच पा रहा तो आगे ऑक्सीजन भी नहीं पहुँच पाएगा, और जब टिश्यूज़ में और सेल्स में ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा तो उनकी डेथ हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की। रिस्क फैक्टर की अगर मैं बात करूँ तो आपकी आती है ओल्डर एज। जैसे जैसे आप एज बढ़ाओगे, जैसे जैसे आपकी जियाट्रिक्स एज में आओगे, आपको MI कंडीशन डेवलप हो सकती है। जैसे जैसे आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होंगी, वो भी आपका एक रिस्क फैक्टर में आता है। स्मोकिंग की वजह से आपको MI हो सकता है। हाइपरटेंशन, आपको हाइपरटेंशन की वजह से MI हो सकता है। एंड DM, दैट इज़ डायबिटीज़ मेलाइटिस। डायबिटीज़ मेलाइटिस आपकी साइलेंट किलर डिजीज़ है। अगर वो ऐसा है कि अगर एक बार आपके बॉडी में हो गया है तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट आपके हार्ट और आपकी किडनी पे सबसे ज़्यादा रहता है, और वो आपको अंदर ही अंदर बहुत ही मतलब उस ऑर्गन को ख़राब करती रहती है। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज़ सेक्स, और सेक्स में भी आपका मेल बताया है, तो जो MI कंडीशन है वो ज़्यादातर डेवलप मेल्स में हो सकते हैं एज़ कंपैरिजन टू फीमेल। फिर है रेस पे भी इंपॉर्टेंट करता है MI। फिर आता है ओबेसिटी पे डिपेंड करता है। और रिस्क फैक्टर इसके जो MI के दे रखे हैं वो आपके 2 बेसिस पे दे रखे हैं, एक है मॉडिफाइबल, एक है नॉन मॉडिफाइबल। मॉडिफाइबल का मतलब क्या होता है? आप उसको चेंज कर सकते हो, जैसे कि स्मोकिंग, हाइपरटेंशन, आप उसको चेंज कर सकते हो। नॉन मॉडिफाइबल में आएगा जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि आपका सेक्स, आपका रेस। आप सेक्स को नहीं चेंज कर सकते और रेस को नहीं चेंज कर सकते हो। फिर आपका आता है टाइप्स। अगर मैं बात करूँ मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन की, तो ये आपके 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले सब एंडोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, फिर है इंट्रामोरल इन्फ्रैक्शन, फिर आपका ट्रांसमोरल इन्फ्रैक्शन। अगर मैं बात करूँ सब एंडोकार्डियल इन्फ्रैक्शन की, आपका बॉडी में 30 to 45% होता है। ये आपके जो इनर लेयर होती है मायोकार्डियल की, उसको डैमेज करता है। और जब सेल की डेथ होती है, मतलब कोई भी एरिया की जहाँ पे भी सेल है वहाँ पे डेथ हो रही है, उसको हम लोग नेक्रोसिस कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में।
फिर हम बात करते हैं इंट्रामोरल की, इसके चांसेस होते हैं 52 to 80%। फिर ये नेक्रोसिस अकर करती है आपके मिडल लेयर की, मतलब कि जो आपका इनर लेयर आ रहा था तो वो आपका सब एंडोकार्डियल था, और जो आपका मिडल लेयर आ रहा था वो आपका इंट्रामोरल था। फिर जो आपका आउटर लेयर आएगा वो आपका ट्रांसमोरल एंडोकार्डियल इंफ्रैक्शन आएगा, और ये आपका होता है 90 to 99%। फिर हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। पैथोफिजियोलॉजी एकदम सिंपल सी, इसमें 4 पॉइंट्स मेंशन है, दैट्स इट। सबसे पहले आप लिखेंगे ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, जो भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज अंजाइना पेक्टोरिस, अनीमिया, वेसोप्लास्ट, कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस, फिर आपके थ्रोम्बिस, फिर आपका एम्बोलिज्म। इनकी वजह से क्या होगा, आपके हार्ट मसल्स है उसमें आपका जो ब्लड है वो डाउन हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, साथ ही साथ ऑक्सीजन भी डिक्रीज हो जाएगा। जब ऑक्सीजन नहीं होगा तो वहाँ के जो सेल्स टिश्यूज है उसमें नेक्रोसिस होगी, मतलब कि वहाँ पे डैमेज होगा, डेथ होगा, आफ्टर दैट एमआई डेवलप्स हो जाएगा। बस ये 4 पॉइंट है आपकी पैथोफिजियोलॉजी। कितनी सिंपल सी मेंशन है, बस इसी तरीके से आपको अपनी प्रिपेयर करनी है। फिर आपका आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, दैट इज साइन एंड सिम्टम्स। पैथोफिजियोलॉजी के बाद आप साइन एंड सिम्टम्स मतलब लिखने के बाद में आप डायग्राम बना सकते हैं, या फिर पैथोफिजियोलॉजी के बाद आप डायग्राम बना सकते हैं। डायग्राम किसका बनाएंगे, हार्ट का बनाएंगे। फिर हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में आपको सीवियर चेस्ट पेन मिलेगा। सीवियर चेस्ट पेन इसलिए मिलेगा क्योंकि एंजाइना पेक्टोरिस इटियोलॉजी की वजह से डेवलप हो सकता है। हाइपोटेंशन मिलेगा, मतलब कि पहले हाइपरटेंशन था, पैथोफिजियोलॉजी की वजह से हाइपोटेंशन हो जाएगा, जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाएगा, ब्लड ही नहीं है तो इतना प्रेशर एक्सर्टेड नहीं हो पाएगा। फिर आपको नेक्स्ट जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मिलेगा ओलिगोयूरिया, फिर मिलेगा डिसिप्निया, डिसिप्निया के बाद मिलेगा नोजिया, वॉमिटिंग एंड फीवर। तो ये आपके कुछ कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है जो आपको एमआई केस में मिलेंगे। फिर आपका आता है डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन अगर आपने कोई भी एक सिस्टम में एक डिजीज़ का कर लेता है वो सब में वही लिख सकते हैं क्योंकि वो कॉमन है। फिर हम बात करते हैं सबसे पहले तो आप लेंगे हिस्ट्री कलेक्शन, फिर लेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन, फिर आप करेंगे एंजियोग्राफी। ग्राफी का मतलब क्या होता है, आप एग्जामिनेशन करेंगे जो भी आपकी आर्टरीज हैं उनका, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद में आप ईसीजी कराएंगे, ईसीजी का मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। फिर आप ब्लड टेस्ट कराएंगे, फिर आप इको कराएंगे कार्डियोग्राफी का, जिससे आपका 2D इको 3D इको होता है, विजुअलाइजेशन अच्छे से होता है, वो सारी प्रॉब्लम्स भी आपको हार्ट की पता चल जाएंगी। आप एक्सरे कराएंगे, आप कार्डियक एंजाइम टेस्ट कराएंगे। कार्डियक एंजाइम टेस्ट का मतलब होता है जिसमें आप LDS टेस्ट कराएंगे, क्रिएटिनिन कीटोनेज टेस्ट कराएंगे, CK टेस्ट कराएंगे, MRI कराएंगे और CT स्कैन कराएंगे। तो ये कॉमन आपके डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन टेस्ट हैं जो आप हर एक सिस्टम में लिख सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आप ऐड ऑन कर सकते हैं एक पॉइंट, दैट इज स्ट्रेस टेस्ट। कुछ डिजीज़ेस में हम लोग स्पेशली टेस्ट कराते हैं क्योंकि उससे हम लोगों को लेवल पता चल जाता है कि किस वजह से ये हो रहा है। उसके बाद में आपका आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट आपका 3 टाइप्स का रहता है। सबसे पहले आपका रहेगा मेडिकल मैनेजमेंट, जिसमें हम लोग ड्रग्स की मेनली बात करते हैं। फिर आपका आता है सर्जिकल मैनेजमेंट, जिसमें हम लोग सर्जरी प्रोसीजर्स की बात करते हैं। फिर आपका आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। अगर MI आपका शॉर्ट में आया तो आप इतना कंटेंट लिख देंगे और आपका सफिशिएंट है, और यही MI आपका लॉन्ग में आया है तो इन 3 मैनेजमेंट के बाद आप हेडिंग लिखेंगे नर्सिंग डायग्नोसिस, फिर 5 कॉमन नर्सिंग डायग्नोसिस लिखेंगे और फिर 3 NCP बनाएंगे। फिर आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट की। तो सबसे पहले आपका आता है ड्रग मैनेजमेंट, दैट इज मेडिकल। तो सबसे पहले आप पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी देंगे क्योंकि ऑक्सीजन पेशेंट में कम है। थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी देंगे पेशेंट्स को, जो थ्रोम्बस है वो रिमूव हो जाए आपकी बॉडी से। फिर आप पेशेंट को ड्रग देंगे ACE इनिबिटर ड्रग, जिसका एग्जाम्पल है कैप्टोप्रिल। पेशेंट को आप बीटा ब्लॉकर ड्रग देंगे जिसके एग्जाम्पल है एनिलोनॉल। फिर आप पेशेंट को कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे जिसका एग्जाम्पल है वेरापैनल। फिर डायूरेटिक ड्रग देंगे जिसके एग्जाम्पल है मैनिटॉल। इसकी एक ट्रिक है ABCT। A से आपका आएगा ACE इनिबिटर ड्रग, B से आएगा बीटा ब्लॉकर, C से आएगा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, D से आएगा डायूरेटिक्स। आप थ्रोम्बोयूरेटिक ड्रग भी देख सकते हैं जिसमें आपका आता है यूरोकाइनेस। आप एनाल्जेसिक भी देंगे क्योंकि पेशेंट को पेन हो रहा है, वो भी आप डायमॉर्फिन देंगे। फिर आप एंटी एरिथमिक ड्रग भी दे सकते हैं जो आपका आता है एट्रोपिन। इसकी भी एक ट्रिक है, दैट इज मोना। ये आपकी बुक में मेंशन थे इसलिए मैंने इसको साइड में लिख दिया है। M से होता है मॉर्फिन सल्फेट, O से होता है ऑक्सीजन थेरेपी, A से होता है नाइट्रोग्लिसरीन, A से होता है ACE इनिबिटर। बट इसमें सिर्फ कुछ ड्रग्स आई हैं जो ABCD करके और AAA उसमें आपकी मोस्टली कवर हो जाती है 7 ड्रग्स, तो आपको वो लिखना चाहिए। फिर आपका आता है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में आप 3 मेन सर्जरी करा सकते हैं MI के केस में। सबसे पहला है कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी, कोरोनरी शंट एंड आर्टेरियोरेक्टोमी। आर्टेरियोरेक्टोमी का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये आर्टरी है और यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है तो एक कट यहाँ लगाएंगे, एक कट यहाँ लगाएंगे और जहाँ पे भी थ्रोम्बस एम्बोलिज्म है इसको रिमूव करके इन दोनों को स्टिच कर देंगे।
फिर आपका आता है बाईपास सर्जरी। बाईपास सर्जरी का मतलब क्या होता है, 2 आर्टरीज थी और यहाँ पे आपका ब्लॉकेज है, तो हम लोग इसको कट करके इसको इससे जोड़ के इसको कनेक्ट कर देंगे। बाईपास का मतलब क्या होता है, जैसे आपने रोड पे देखा होगा कि हम लोग रोड होती है, मेन रोड होती है, उसके बाद में एक रोड को दूसरी रोड से अटैच कर देते हैं, दैट इज बाईपास। उस तरीके से आपका आएगा बाईपास सर्जरी। फिर आपका आता है कोरोनरी शंट। कोरोनरी शंट का सिंपल सा मीनिंग होता है कि आप एक्सटर्नल डिवाइसेस का यूज़ करते हो जिससे आपके हार्ट की वर्किंग प्रॉपर हो सके, जो चीज़ वो नहीं कर पा रहे वो काम कर सके। सो आपका एमआई टॉपिक कंप्लीट हो गया है, सिंपल सा है, अभी हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस करा है। ये शॉर्ट नोट मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल एकदम फ्री, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उससे आपको जितने भी नोट्स मिलेंगे वो आपके बीएससी नर्सिंग सेमेस्टर में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। सो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी चीज़ फ्री सोर्सेज और जो एजुकेशन के लिए हेल्प करिए उसको ज्वाइन करके बेनिफिट उठाना चाहिए। और उसमें सारी चीज़ें मैं इसीलिए अपलोड करती हूँ जितनी भी हमारी ऑडियंस उनको हेल्प हो। सो प्लीज़ ऑडियंस उसमें ज्वाइन हो जाइए और बेनिफिट करिए। आपको कोई भी चीज़ चाहिए हो, जैसे आपको लग रहा है कि नोट्स की कमी है या फिर जो आपको लग रहा है कि ये पॉइंट भी ऐड ऑन होना चाहिए, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। और अगर आपका कोई भी डाउट हो एमआई डिजीज़ से रिलेटेड तो प्लीज़ मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।